श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान ढेर सारे ऐसे विषयों पर चर्चा नियमित करता रहता है। ये बड़ा ज़रूरी विषय है और विषय ही है कि पैंडेमिक फॉल आउट, हाउ इंडिया अवर्टेड अ यूएस टाइप बैंकिंग क्राइसिस। अब ये जब हम सुनते हैं तो जाहिर है भारत की सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों को राशन देना हो, वैक्सीन देना हो, ज़रूरत पड़ी तो लोगों के हाथ में रकम भी दी और वो सारे काम किए जिससे देश के उद्योग, जनता, समाज, वीकर सेक्शन को उस वक्त मदद मिली। लेकिन ये सब हो नहीं पाता अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, तो ये हो नहीं पाता। और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं इसलिए मैं पूरी तरह से फोकस सिर्फ और सिर्फ अब बैंकिंग सिस्टम पर ही रखूँगा। और मोदी सरकार ने किया क्या, हमारी सरकार क्या बैंकों को बचाने में कामयाब रही और बैंक हमें बचाने में कामयाब रहे। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, भारत के बैंक हमेशा दुनिया के किसी भी बैंक से बेहतर स्थिति में थे, चाहे कोई भी सरकार रही। लेकिन सरकारों ने उनका उपयोग कैसे किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जब बैठे हुए हैं तो उस वक्त अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक वो कोलैप्स कर गया है। एक हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट का बड़ा जिक्र होता है और चूंकि हमारे देश के बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर वो आरोप लगा और कहा गया कि इनकी कंपनियों में 80% तक, यानी 100 रुपये का शेयर है तो 20 रुपये उसकी कीमत है, 80 रुपये सिर्फ इन्फ्लेट कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में गौतम अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गिरे। लेकिन कमाल की बात यह कि वहीं पर सिलिकॉन वैली बैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अडानी समूह की कंपनियों ने रिकवर भी कर लिया। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक अभी फ़िलहाल रिकवर करने की स्थिति में नहीं रहा। उसको वहाँ का जो वित्त नियंत्रक है अमेरिका का, उसको उसे कब्जा करना पड़ा। और 2008 के बाद पहला ये बैंक है एसवीबी जिसके साथ ये हुआ। तो ये संदर्भ में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे समझ में आए कि भारत की जो व्यवस्था है, भारत में जो रेगुलेशन होना चाहिए, उस पर अमेरिका में बैठकर नज़र रखने की कोशिश, लेकिन अपने यहाँ के ही बैंकिंग सिस्टम पर वो नज़र नहीं रख पाए। और जो सिलिकॉन वैली बैंक है, एक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो खुद को फाउंडर्स का बैंक कहता है, यानी जो प्रोजेक्ट करता है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको फंड करते हैं। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि बहुत वल्नरेबल होता है, उसकी वैल्यूएशन का बहुत पता नहीं होता है। हो सकता है कि जो उसकी वैल्यूएशन हो विदिन 6 मंथ वो बहुत हाई चली जाए, हो सकता है कि विदिन 3 मंथ वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। अब ऐसे में इस तरह के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फंडिंग करने वाला एक बैंक जो 2019 में जिसकी डिपॉजिट थी $60 बिलियन, वो 2022 आते आते $189 बिलियन पहुंच जाता है। अब इतना पैसा आ जाएगा तो करेंगे क्या? जब नियामक नहीं होगा, जब सरकार नहीं होगी तो वही करेंगे जिसे भारत में 2010 से 2014 तक किया गया। क्या किया गया? यानी पैसा बैंकों का किसी ऐसी जगह लगा देना जहां से लगा कि हमको रिटर्न आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में उस वक्त 0 से 1% के आसपास था, कहीं कहीं तो 1% भी नहीं था, आधा प्रतिशत, पौना प्रतिशत पे पूरी अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था चलती है। उस समय में जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसने अपने जो डिपॉजिट्स थे उनका $80 बिलियन निकालकर सीधे सीधे मॉर्टगेज बैक जो सिक्योरिटीज होती हैं, यानी जो पहले से ही कर्जे में दबा हुआ है, उसको थोड़ा सा पैकेजिंग करके यूएस में बेच देते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। यानी जोखिम बढ़ा लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उनको लगता है कल को हम रिकवर करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अब ये क्या था? ये 2008 जैसा था, जिसको आप लोगों को ध्यान में होगा सब प्राइम क्राइसिस, यूएस सब प्राइम क्राइसिस, जो बहुत बड़ी मानी जाती है, जिसके बाद दुनिया भर के बाजार धड़ाम हो गए थे, जिसके बाद सही मायनों में ये लगा कि जो ग्रेट क्राइसिस हुई थी अमेरिका की, उसके बाद 2008 की क्राइसिस थी जहां ये लगा कि अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में कितने लूप होल्स है, कितनी मुश्किल है। क्योंकि वहां भी वही था कि एक आदमी का एक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड पर उसने 4 क्रेडिट कार्ड लिए हैं, या एक घर है उसको किसी ने बेचा है
5% के इंटरेस्ट पे था, वो जाते जाते 20% के इंटरेस्ट पे पैकेज करके उसको लीज कर दिया। ये जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज लिया सिलिकॉन वैली बैंक ने, इसने 1.5% के यील्ड पर लिया। यील्ड मतलब जैसे खेती में आप उत्पादकता कहते हैं, तो उनको कितना उस पर मिलेगा उसको लिया उसने। लेकिन जो अभी पत्रकृत ने भी जिक्र किया और हम सब जानते हैं कि अमेरिका में जो कोविड का फॉलआउट था, जो पेंडेमिक थी, उसके बाद मुश्किलें बढ़ी, तो उन्होंने पैसे बांटे, उन्होंने ज़्यादा मनी पंप कर दिया मार्केट में, उसको फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन रोकने के लिए जब कोविड ख़त्म हुआ तो सरकार को जो ब्याज दरें थी वो बढ़ानी पड़ी। अब उसका असर क्या हुआ, जो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ थी उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नील होने लगा, और नील से भी खतरनाक वो माइनस में जाने लगा। और जब ये स्थिति हुई तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था उसको पैसा देने की स्थिति कम हो गई। बैंक उतनी खराब स्थिति में नहीं था। मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ की सरकार, वहाँ के रेगुलेटर बेहतर होते तो उसी वक्त उस क्राइसिस को रोका जा सकता था, लेकिन वो रोका नहीं जा सका। और कमाल की बात ये कि सिलिकॉन वैली बैंक में सिर्फ 3% डिपॉजिट है जो सिक्योर्ड है, बाकी सब अनसिक्योर्ड है। हमारे यहाँ कई बार लोग कहते हैं कि आखिर जो बैंक में रकम होती है वो क्या देगी। इस सरकार ने 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। 5 लाख रुपए आपका किसी बैंक में है और वो डूब जाए तो 5 लाख आपको सरकार देगी, ऐसी जिम्मेदारी देती। पहले वो 50,000 और 1 लाख हुआ करता था। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमको कई बार कई चीज़ें पता ही नहीं होती कि आखिर किस तरह से बैंकिंग सिस्टम बदला। लेकिन जो सिलिकॉन वैली बैंक था वो इसका पूरी तरह से शिकार हुआ और लगभग ध्वस्त हो गया। उसने कोशिश की कि कुछ पैसे हम जुटा लें। जैसे उसने किया उसका विशियस साइकिल शुरू हो गया और एक के बाद एक जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे उन्होंने कहा कि इससे पैसा निकाल कर भागो, और लोग पैसा निकाल कर भागने लगे। नुकसान उसका क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक जो चमकता हुआ सितारा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब चूंकि हमारे यहाँ और अमेरिकन बैंकिंग में एक बेसिक डिफरेंस है, ट्रेडिशनल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। ट्रेडिशनल बैंकिंग यहाँ जहाँ सीधे सीधे पैसा जमा करते हैं, पैसे कर्ज देते हैं, एक लाइन का काम है कि ये करते हैं। लेकिन जब कोई इकोनॉमी साइज बड़ी होने लगती है, बहुत से ढेर सारे काम होने लगते हैं, तो बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जाता है, यानी जोखिम बढ़ने लगता है और उस पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखता है कि हमें ये हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छा ठीक है हम इसको टाल सकते हैं। और खास करके सुनहरे सपने दिखाकर हम, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि आज का एक जो व्यक्ति है जिसकी जेब में 50,000 रुपए हो, 5 लाख के कर्ज में है, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें भी ध्यान देना होगा आगे भी। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो इस देश का बैंकिंग सिस्टम बहुत सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा था। शायद अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि उस वक्त ये न हुआ होता तो हम किस हाल में होते, लेकिन ये मैं आपको इतना ध्यान दिला दूं कि बैंकों के पास पैसे ही नहीं होते कि वो इनको दे पाते, क्योंकि 2014 मई में ये सरकार आने के बाद से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा पंपिंग कर चुकी है भारत की सरकार भारत के सरकारी बैंकों में। कई बार लोग कहते हैं ना कि मोदी ने तो ये बेच दिया, मोदी ने वो बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट करते चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जब मोदी सरकार आई तो भारत के सरकारी बैंकों की हालत बहुत ख़राब थी। हर बैंक में सरकार ने पैसे डाले। क्यों पैसे डाले? क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा, जिसको हम कहते हैं कि डेली रूटीन के काम चलाने भर का था, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं थे, क्योंकि वो जो पैसे गए थे वो सब एनपीए हो रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हिंदी में कहें तो डूबा हुआ कर्ज। जब 3 महीने तक कोई कर्ज उसकी जो ईएमआई होती है नहीं आती है तो बैंक उसको खतरे वाले में डाल देता है आफ्टर 90 डेज। ये बाकायदा सब नियम होते हैं। लेकिन कमाल की बात, जब अडानी वाली खबर आई थी तो कई मीडिया चैनलों ने चलाया कि आरबीआई ने हिसाब मांग लिया है बैंकों से कि जो अडानी पोर्टफोलियो है उसके बारे में जरा डिटेल दीजिए। अब किसी को ये जानकारी नहीं थी। मीडिया के हमारे साथी मित्र, जिन्होंने भी खबर चलाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बाकायदा एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है, काम करता है, जो 5 करोड़ से ऊपर के किसी भी कर्ज की मंथली रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहुंचानी होती है। यानी किसी भी बैंक का पैसा, अगर कोई 5 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, वो किस अवस्था में हो बैंक को पहुंचाते हैं। अब जाहिर है, चूंकि अडानी
उस वक्त चर्चा में था, तो किसी रिपोर्टर को पूछा होगा तो कहा हाँ भाई 24 तारीख को ही तो रिपोर्ट आई है। अब ये नहीं पूछा कि क्या इसका ये साइकिल है, इसका ये चक्र है, तो पता चला हाँ उसका साइकिल है, लेकिन वो बताया गया। लेकिन यह भी सच है कि ये इसी सरकार में ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया, इसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके पहले लोन डूबता था, बैंक बात करते थे, एमडी को फोन चला जाता था, कोशिश करती थी किसी तरह से वापस ले ले, लेकिन कोई जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर मैकेनिज्म, आप किसी काम को करने के लिए खुद हर बार खड़े हो, या आप अगर ऐसा होगा तो इस तरह का तंत्र बना होगा, तो देश तो तभी चल पाता है जब ऐसा तंत्र बना हुआ हो। अब जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उसका जो 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे है, मैं जब इस विषय पर मुझे बात करनी थी तो मुझे लगा आज की बात करेंगे तो शायद वो ठीक से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर उस वक्त ये नहीं किया गया होता तो आप कोविड के समय बैंक थोड़ी ना सुधारने बैठते। ये सारी बातें सही है, और जो उसके इर्द गिर्द सारी बातें पत्रिका जी ने बताई वो एकदम दुरुस्त है, लेकिन हमारा बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त किया गया। 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे 4R पर फोकस करता है। 4R: रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म। रिकॉग्निशन मतलब क्या? यानी आप जो समस्या है पहले उसको मानो तो भाई कि हमारा बैंक मुश्किल में है, एनपीए है, रघुराम राजन जैसे सेलिब्रिटी गवर्नर के होते हुए भी उनके नीचे से बैंक ऐसे कर्ज देते रहे और वो अब हम वापस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत हाई पे एनपीए है। रिकॉग्निशन। रिकैपिटलाइजेशन, बैंक खाली है, खजाना उसके पास नहीं, लेकिन बैंक तो चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सरकार को पैसे वहां डालना पड़ेगा, पंप इन करना पड़ेगा। अगर सरकार पैसे नहीं डालेगी तो बैंक नॉर्मल प्रोसेस पे नहीं चल पाएंगे, बैंक नॉर्मलसी की तरफ नहीं होंगे, तो कभी भी किसी संकट की स्थिति में, जैसे कोविड ही था या कोई और स्थिति, उसमें काम नहीं कर पाते। रिजोल्यूशन, आपने पता चल गया कि बैंक है ये, इसमें 1000 करोड़, इसमें 2000 करोड़, इसमें 10,000 करोड़, इसमें 20,000 करोड़, चलो हमने उसमें पैसे भी डाल दिए, लेकिन भाई जो पैसा गया है उसकी भी कोई चिंता होगी कि नहीं? तो उसकी चिंता करनी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो पैसा वापस आए। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म करना पड़ेगा कि दोबारा ऐसा संकट नहीं हो। क्योंकि ये जो 4R 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में मोदी सरकार ने तय किया, उसी का परिणाम रहा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम आज दुरुस्त है, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और अगर हम ये कहें कि जो एनपीए है उसको कैसे घटाया गया, तो उसका आंकड़ा मैं कुछ थोड़ा एक दो देता हूँ। अप्रैल 2015 में मोदी गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि जितने भी एनपीए हैं उनका एसेट क्वालिटी रिव्यू किया जाएगा। एसेट क्वालिटी रिव्यू यानी जो संपत्ति है, मान लीजिए हमने कहा कि हमको कर्ज दे दो, हमारे कोई जानने वाले थे, मंत्री जी थे, नेताजी थे, हमको 10 करोड़ का कर्ज दे दिया, कहे किस पे है? कहे हमारी 100 बीघे जमीन है। अब पता चला वो 100 बीघे जमीन डूब क्षेत्र में है, न कुछ उगता है न कुछ होता है, बस बाढ़ आती है बाढ़ जाती है, लेकिन हमने दिखा दिया, उस पर हमने कर्ज ले लिया। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू, संपत्ति जो है उसकी समीक्षा तो करें भैया, अगर उसमें कुछ है तो उसको वापस ले लेंगे, नहीं कुछ है तो फिर सोचेंगे कि उसको कैसे किया जा सकता है बेहतर। ये एसेट क्वालिटी रिव्यू 4R, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड और ऐसे ढेर सारे मेजर्स लेने के बाद, जिसमें 5 करोड़ से ऊपर के लोन की रेगुलर मॉनिटरिंग भी शामिल है, क्या होता है? जब हम FY23 यानी वित्तीय वर्ष 2023 के दूसरे तिमाही का आंकड़ा देखते हैं, तो जो भारत के सभी सरकारी बैंक घाटे में थे, चलना मुश्किल हो रहा था, 12 सरकारी बैंकों का जो नेट प्रॉफिट था दूसरी तिमाही में वित्तीय वर्ष 2023 में 25,685 करोड़ हो जाता है। यानी जो बैंक डूब रहा था उस सरकार को बोनस दे रहा था, डिविडेंड दे रहा था, कह रहा था कि हम कमा के लाए हैं, आप चलाइए इसे। ये वही बैंक थे जिनमें सरकार को पैसे लगाने पड़े थे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 74% बढ़ गया नेट प्रॉफिट, क्योंकि उसका जो बैड लोन था उसकी रिकवरी भी हुई, नया बैड लोन बनने से रुका,
और यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि कर्ज नहीं दिया गया, कर्ज अभी भी दिया जा रहा है। और एक छोटा सा आंकड़ा और बताता हूँ कि जब ये कोरोना काल था, जो चाइनीज वायरस का संकट था, उस समय एमएसएमईज को भारत की सरकार ने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम दी थी, उसकी वजह से आज देश की जो एमएसएमई है वो बच गई। बड़ा वर्ग, उसके रोजगार, जो वहां से रोजगार से खाली होता, बेरोजगार होता, वो बच गया। और उनको स्पेशल प्रोविजन करके गवर्नमेंट ने हैंड होल्डिंग करके उनकी यूनिट्स को फिर से रिवाइव करने की स्कीम चलाई। 7 साल में अभी सबसे कम फंसा हुआ कर्ज 5% के नीचे है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत जैसे देश में कर्ज नहीं देंगे तो भी नहीं चलेगा, कर्ज तो देना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ नहीं करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन वो कर्ज जाए और फंसे ना, ये चुनौती बहुत बड़ी थी। शक्तिकांता दास का जो लेटेस्ट एमपीसी के समय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिव्यू मीटिंग होती है, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ते हैं, उसमें जो उन्होंने बताया, तो 7 साल में सबसे कम हो गया है बैंक का एनपीए, 5% रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि भाई ये अगर बैंक है तो इंजन यही है ग्रोथ का, और सच भी है। हम लोग चाहे कुछ कहें, कभी कभी बैंक के लाइन में खड़े कहते भी हैं, लेकिन इस देश में और इस सरकार की जो चमकती हुई कहानी है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा बैंक को जाता है, सबसे बड़ा श्रेय बैंक को जाता है। जिस जैम ट्रिनिटी की बात होती है, जनधन, आधार, मोबाइल, उसका पूरा बेस ही बैंक में रखा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर स्मूथली चली जा रही तो बैंक में रखा हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर हो जा रहा है तो बैंक में रखा हुआ है। और वो बैंकिंग सिस्टम अगर दुरुस्त नहीं होता तो ये कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर आप बताते रहते, आप कहते रहते कि अरे ये हो सकता था, हो सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाता। और इसीलिए जब हम किसी चीज की चर्चा करते हैं तो एक तो तरीका ये है कि जब एकदम, अब देशज है थोड़ा सा इसलिए उसको नहीं कहूँगा, लेकिन आपके दरवाजे पे बारात पहुंच जाए तब आप इंतजाम करने लगेंगे तो क्या करेंगे? किसी को शरबत नहीं पिला पाएंगे, किसी को मीठा नहीं दे पाएंगे, किसी को खाना नहीं खिला पाएंगे, किसी को एक सब्जी मिले, किसी दूसरे की नहीं। अब पता चला खुद तैयार होके नहीं आएंगे, दूल्हे का परिवार वाला, दुल्हन का परिवार वाला बड़ा विचित्र सा दिखेगा, वही पुरानी वाली धोती पहने हुए। तो लोग कहेंगे यार शादी वादी सब अच्छी थी, बड़ा बेकार था। लेकिन अगर आपकी पहले से तैयारी है, जो एक शब्द कहा जाता है पूर्व योजना पूर्ण योजना, तो आपका सब कुछ रखा हुआ है। कौन शरबत पिलाएगा पता है उसको, कितने बाराती आएंगे उनका शरबत तैयार है, कहाँ मिठाई देनी है, कहाँ खाना खिलाना है, कहाँ द्वार चार लगेगा। तो देश की अर्थव्यवस्था में भी तैयारी कुछ इसी तरह से करनी होती है। उस वक्त आप नहीं कर सकते, वो तैयारी आपकी होगी जब उसके आगे का संकट आएगा, नेक्स्ट लेवल जिसको कहते हैं, तब आप थोड़ा सा बैठे हुए कि अच्छा चलो वो काम तो चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, 500 लोग बुलाया था 700 हो गए, तो कहे भाई जरा आलू बढ़ा दो, थोड़ा बैगन बढ़ा दो, थोड़ा ये वाली सब्जी बढ़ा दो, काम चल जाएगा। तो सरकार ने उस वक्त क्या किया, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया, और वो 20 लाख करोड़ वो अतिरिक्त तैयारी थी। लेकिन असली तैयारी बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करने की वो 2014 में आने के साथ ही कर दी थी। और अगर वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नहीं आता, अगर एनपीए मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आता, अगर 5 करोड़ से ऊपर के कर्ज की मॉनिटरिंग नहीं होती, अगर बैंकों के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो एनपीए है उनको उनकी बैलेंस शीट से अलग नहीं करते, जो कुछ ज़्यादा समझदार लोग होते हैं कहते हैं कि अरे ये तो कर्जा ही माफ़ कर दिया, अब उनको राइट ऑफ का मतलब नहीं पता है, बट्टे खाते में डालने का मतलब नहीं पता है। यानी अगर माफ़ कर दिया तो फिर वो आ नहीं सकता ना। आपने अपना एक शर्ट किसी को दे दी तो फिर मांगेंगे थोड़ी नहीं। लेकिन अगर वो कह के गया है कि हम शादी में लेके जा रहे हैं, थोड़ी हवा पानी बन जाए, तो आप लौटने मांगेंगे ना, नहीं होगा तो ज़बरदस्ती ले लेंगे। तो कर्ज भी ऐसे ही है कि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा उसका अपलिफ्टमेंट करना है, बेहतर करना है, तो भाई ठीक है, तुमने कर्ज लिया था, चलो इसका हमने चार्ज लिया, ये इंटरेस्ट रेट है, वापस कर दो। नहीं वापस करोगे और तुम भाग गए तो हम देखेंगे कि तुम्हारा दूसरा कहीं कुछ पड़ा हुआ है क्या। वही संपत्ति होती है, वही चीजें होती है जो अलग अलग हो रही है। एक आंकड़ा और बता देता हूं, नाम के साथ बताता हूं। विजय माल्या की 8,000 करोड़ से अधिक संपत्ति इस सरकार में रिकवर हो चुकी है। अब कई लोग कहते हैं माल्या भाग गया, भाग तो गया,
ये जितने भागे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की संपत्तियों की रिकवरी हो पा रही है क्या? तो जितने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोन है कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने दिए हैं, मतलब समूह होता है बैंकों का, एक बैंक तो दे नहीं सकता है, देता भी नहीं, जोखिम बड़ा होता है। अब उनको सरकार वापस ले रही है। एक और घटना बताता हूं, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। गोवा में एक विजय माल्या की संपत्ति थी। एसबीआई की चेयरपर्सन हुआ करती थी अरुंधति भट्टाचार्य, और अरुंधति भट्टाचार्य ने बताया कि हमको उसको ऑक्शन करने की परमिशन लेने के लिए जाने कितनी चिट्ठी तत्कालीन सरकार में लिखनी पड़ गई थी। ये प्रोसेस का फर्क होता है, जो डिसीजन लेने के लिए बैठा होता है उसका फर्क होता है। और एनपीए के साथ ही जो बैंकरप्सी कोड रिफॉर्म्स, आईबीसी और बैंकरप्सी कोड रिफॉर्म्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जाहिर है कि ये जो डीबीटी है, जीएसटी है, रेरा है रियल एस्टेट का, ये भी उसी से जुड़ा हुआ। ये सारे उसके अलग अलग वर्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन जो बीच में धुरी है, जो खंबा है, वो बैंकिंग सिस्टम है। उस बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया। लेकिन एक संकट और था, इतने सारे बैंक, सब सरकारी बैंक। अब मेरे लिए भी बड़ी आश्चर्य की बात थी, किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने वाले व्यक्ति के लिए, मान लीजिए मेरा ही एक है, जैसे उदाहरण के लिए, कि क्या एक ही समूह का हिंदी अंग्रेजी का 10-10 चैनल चल सकता है क्या? बताइए आप लोगों में किसी, ये समझदारी की बात है कि एक ही का नेशनल चैनल हिंदी का 1 2 3 4 5 6 एक साथ चल रहा हो? फिजिबल नहीं है, सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन इस देश में एक ही सरकार के भीतर में ढेर सारे नेशनलाइज्ड बैंक चल रहे थे। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, सलाह उस समय की है, रिपोर्ट आरबीआई गवर्नर्स ने तैयार की थी कि भैया बैंकों का मर्जर कर दो, नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे अग्निवीर की जो सिफारिश है वो 70s की है, 62 के युद्ध के बाद ये सोचा गया। वैसे ही बैंक में कहा गया कि अब आप इसका मर्जर कीजिए, बैंकों का साइज बड़ा कीजिए, उनकी कैपेसिटी ज्यादा, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़े। वो नहीं हो पाया। इस सरकार ने 10 बैंकों का मर्जर करके उनको 4 में बदल दिया। और जो कमेटी है उसकी सिफारिश है आगे कि आपको जोन वाइज, देश बहुत बड़ा है, 4 जोन वाइज हों, उसके अलावा 1 2 या अधिकतम 4 नेशनलाइज्ड बैंक हों, जरूरत के लिहाज से हों। तो ये सारे वो बैंकिंग रिफॉर्म्स थे, ये सारी वो बैंकिंग जिसको कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश थी, जिसकी वजह से हम इतनी मुश्किल घड़ी में भी मजे से निकल गए, पता भी नहीं चला। जो लोग हमको सिखा रहे थे वो हाँफ रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके बैंक बर्बाद हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। मूल बात ये कि हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे, और उसके लिए 2014 में जो मोदी सरकार आई उसने डिसीजन लिए, तय किया क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को खत्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद।